हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम दिव्या फ्रॉम एसटीके क्लासेस। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 9 शुरू करने वाले इस वीडियो के अंदर। देन हम नेक्स्ट चैप्टर के बाद अपनी थर्ड यूनिट भी कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है हमारे चैप्टर 9 का नाम। हमारे चैप्टर 9 का नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स ये थोड़ा एक लेंदी चैप्टर है, बहुत थोड़ा इसमें कॉम्प्लेक्स, मतलब थोड़ा सा आप लोगों को समझने में डिफिकल्टीज हो सकती हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि इजी वे में आप सभी बच्चों को मैं आसानी से समझा पाऊँ और आप सभी बच्चों को इजीली चैप्टर बेसिकली समझ आ सके। इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे। वो सब दे रखे हैं: इंट्रोडक्शन, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, बायोमॉलिक्यूल्स, प्रोटीन। ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो के अंदर, इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आता है हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है? देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। हमारे बायोस्फीयर में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत एक वाइड वैरायटी है। अलग अलग वैरायटी के ऑर्गेनिज्म, अलग अलग डाइवर्सिटी के ऑर्गेनिज्म हमारे बायोस्फीयर में पाए जाते हैं। नाउ अ क्वेश्चन दैट अराइजेज इन अवर माइंड इज, एक क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो क्या है? आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द सेम केमिकल्स दैट इट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स? क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे क्या एक ही जैसे एलिमेंट्स से या एक ही जैसे केमिकल्स से मिलकर बने हुए हैं? If we perform such an analysis on a plant tissue, animal tissue or a microbial paste, we obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen and several other and their respective content per unit mass of a living tissue. अब हम इसे देखते हैं कि अगर हम परफॉर्म करते हैं एनालाइज करना प्लांट टिश्यू को, एनिमल टिश्यूज को कैसे, या फिर माइक्रोबायल पेस्ट को, तो इसके लिए हमें लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स की क्या बनानी पड़ेगी? एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसमें एलिमेंट्स होंगे हमारे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये अलग अलग तरीके से अलग अलग यूनिट में अपनी एक लिविंग टिश्यू को बनाएंगे। इफ द सेम एनालाइज इज परफॉर्म्ड ऑन अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग मैटर, अगर सेम एनालिसिस हम परफॉर्म कर रहे हैं या पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट पर, तो ये भी क्या एग्जाम्पल बनाएगी? नॉन लिविंग मैटर का। वी ऑब्टेन अ सिमिलर लिस्ट, इसके लिए भी हमें क्या एक सिमिलर, इनके जैसी ही एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट? इन दोनों लिस्ट में क्या डिफरेंस होगा? एक लिविंग थिंग्स की होगी और एक नॉन लिविंग थिंग्स की होगी। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेम ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अ सेम ऑफ सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यूज। जो भी हमारे सैंपल प्रेजेंट होंगे एलिमेंट्स के अर्थ क्रस्ट में, वो भी क्या सेमली प्रेजेंट्स होंगे हमारे लिविंग टिश्यू के अंदर। However, a closer examination reveals that the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in any living organism that is Earth's crust. एक बहुत ध्यान से एग्जामिन किया गया है, देखा गया है कि जो भी रिवील्स हुए हैं, जो भी उससे मिलते जुलते कार्बन और ऑक्सीजन से मिलते जुलते अदर एलिमेंट्स हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? हाई इनके लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैपेसिटी है कहाँ पर? हमारी अर्थ की क्रस्ट में। देन अ कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट्स इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर्स। अब एक कंपैरिजन दिया गया है लिविंग एलिमेंट्स में और नॉन लिविंग एलिमेंट्स। फर्स्ट है हाइड्रोजन। तो हमारे ये वेट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि ह्यूमन बॉडी में अर्थ क्रस्ट के वेट के अकॉर्डिंग ये कितना है? 0.14 लिविंग में और 0.5 नॉन लिविंग में। ऐसे कार्बन का दे रखा है 0.03, 18.5, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन, इन सभी के ही दोनों का कंपैरिजन दिया गया है लिविंग और नॉन लिविंग मैटर्स का। अडेप्टेड फ्रॉम CNR राव अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी प्रेस, हैदराबाद। ये कहाँ से हमने अडॉप्ट किया है, कहाँ से लिया गया है? ये CNR राव से, जिन्होंने जो केमिस्ट्री को जिन्होंने अच्छे से समझाया अपनी यूनिवर्सिटी में हैदराबाद के अंदर। अब आते हैं हमारे बायोमॉलिक्यूल।
बायोमॉलिक्यूल्स एक्चुअल में होते क्या है? बायोमॉलिक्यूल्स आर क्रूशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म serving essential functions and performing the foundation of life itself. बायोमॉलिक्यूल्स क्या है? ये क्रूशियल है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो प्रोड्यूस करते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को और सर्व करते हैं वो एसेंशियल फंक्शंस जो परफॉर्म किए जाते हैं किसी भी लाइफ की फाउंडेशन के लिए. These molecules consist of carbon, nitrogen, hydrogen, phosphorus, oxygen and sulfur. और इन्हीं मॉलिक्यूल्स में क्या क्या पाए जाते हैं? हमारे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन और सल्फर. अमंग द वेरियस टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स 4 आर पर्टिकुलरली कॉमन. अगर हम अलग अलग टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स देखें तो उनमें 4 ऐसे हैं जो हमेशा कॉमन ही पाए जाते हैं. वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज प्रोटीन्स, सेकेंड वन इज कार्बोहाइड्रेट्स, थर्ड वन इज न्यूक्लिक एसिड्स एंड फोर्थ वन इज लिपिड्स. ये चारों चीज़ें क्या है? ये कॉमन है जो अलग अलग बायोमॉलिक्यूल्स में पाई ही जाती हैं. ईच ऑफ दीज बायोमॉलिक्यूल्स प्लेज अ डिस्टिंक्ट रोल इन बायोलॉजिकल प्रोसेस. हर एक बायोमॉलिक्यूल्स अपना अपना एक अलग अलग रोल प्ले करता है अपने अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर, contributing to the overall functioning and structure of life living organism. और कंट्रीब्यूट करता है हमारे ओवरऑल जो भी फंक्शन या जो भी स्ट्रक्चर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसे परफॉर्म करवाने में. नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन. अब हम कैसे एनालाइज करेंगे कि क्या हमारा केमिकल कंपोजिशन है, किस तरीके से वो बना है. We can continue asking the same way what type of organic compounds are found in living organisms. हम सेम अपने उसी क्वेश्चन को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं कि वो कौन से टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है. हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर. और कौन है वो जो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए सबसे पहले गया. टू गेट एन आंसर जानने के लिए वन हैज़ टू परफॉर्म अ केमिकल एनालिसिस. क्या किया? केमिकल एनालाइज किया गया, केमिकली उसका एक्सपेरिमेंट करके और उसे देखा गया, एनालाइज करा गया. वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू. हमने कोई भी एक लिविंग टिश्यू ले लिया, अ वेजिटेबल और अ पीस ऑफ लिवर एक्सेट्रा. या तो हम कोई वेजिटेबल ले सकते हैं, लिवर का कोई भी पीस ले सकते हैं. एंड ग्राइंड इट इन tricholitic acids Cl3CCOOH using a mortar and a pestle. ने क्या क्या उसे लिया और जो हमारी एसिड है Cl3CCOOH इसमें क्या क्या हमने उसके साथ उसे मिक्स किया. वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी. हमें क्या एक बहुत थिक सा स्लरी सा थिक सा एक लिक्विड सा मिला. इफ वी वर टू स्ट्रेन this through a cheese cloth or cotton we would obtain 2 fractions. अगर हम उसे चीज़ के क्लोथ से या फिर कॉटन से चलाते हैं तो उसमें हमें 2 तरीके के फ्रैक्शंस देखने को मिलेंगे. वन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट और मोर टेक्निकली द एसिड सॉल्युबल पूल एंड द सेकेंड द रिटेंटेट और द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन. जो हमें पहला मिलेगा वो कैसा होगा? बिल्कुल फिल्ट्रेट होगा, बहुत टेक्निकली होगा और एसिड के सॉल्युबल के पूल से थोड़ा सा अलग होगा. और जो हमें सेकंड मिलेगा वो कैसा होगा? रिटेंटेट होगा, किसका? एसिड इनसॉल्युबल के फ्रैक्शन के साथ, मतलब उसमें एसिड के जो सॉल्यूशंस हैं वो मिक्स होंगे. साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द एसिड सॉल्युबल पूल. साइंटिस्ट जो थे उन्होंने हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ढूंढा किसके अंदर? एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर. इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ टू एनालाइज अ लिविंग टिश्यू सैंपल एंड आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड. जब आप कंटिन्यू और अलग अलग ऊपर हायर जैसे अपने हायर क्लासेस की तरफ जाएंगे वैसे वैसे आपको ये पढ़ाते जाएंगे, समझते आप जाओगे कि किस तरीके से आपको लिविंग टिश्यू के सैंपल को एनालाइज करना है, कैसे उसमें से आइडेंटिफाई करना है पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को, किस तरीके से आप ढूंढ सकते हो. इट विल सफिस टू से हियर दैट one extracts the compounds then subjects the extract to various separation techniques till
one has separated a compound from all other compounds. यहाँ पे क्या बताया गया कि ये सफिक्स है जो एक एक्सट्रैक्शन हुआ है हमारे कंपाउंड्स का, वो क्या करता है, वो सब्जेक्ट्स देता है हमारे एक्सट्रैक्ट को कि हम अलग अलग टेक्निक से उन्हें क्या कर सके, अलग अलग मेथड से उन्हें सेपरेट कर सके, और जो सेपरेट कंपाउंड है हमारा उसे और अदर कंपाउंड्स से भी हम सेपरेट करके रख सकें. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में समझा जाए, वन आइसोलेट्स एंड प्यूरिफाइज अ कंपाउंड. कोई भी एक आइसोलेट्स क्या करता है, प्यूरिफाई करता है कंपाउंड्स को. एनालिटिकल टेक्निक्स व्हेन अप्लाइड टू द कंपाउंड गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड. जो ये हमारा एनालिटिकल टेक्निक्स है, जो भी हम उसे एनालाइज करके देखते हैं, उसमें क्या है कि जब हम अप्लाई करते हैं अपने कंपाउंड को तो ये क्या हमें एक आइडिया देता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, जो क्या होता है, प्रोबेबल होता है हमारे स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड को बताने के लिए. When analyzing the chemical composition of living tissue, different methods are employed based on whether the compounds being studied are organic or inorganic. जब हम एनालाइज करते हैं हमारे केमिकल कंपोजिशन को किसी लिविंग टिश्यू के अंदर, तो ये क्या हमें अलग अलग मेथड देता है जिसके बेस पर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि वो ऑर्गेनिक है या फिर इनऑर्गेनिक है. फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए देख लेते हैं, सच एज प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट. कौन कौन से हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स. द टिश्यूज आर ट्रीटेड विद ट्राइकोलेट एसिड्स. इन टिश्यूज को किसके साथ किया जाता है ट्रीट, ट्राइकोलेटिक एसिड्स के साथ. दिस ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स ग्राइंडिंग द टिश्यू टू क्रिएट अ स्लरी. इसमें क्या किया जाता है, इसे ट्रीट किया जाता है ग्राइंड करने के लिए टिश्यूज को, ताकि वो क्या क्रिएट कर सकें, स्लरी क्रिएट कर सकें. विच एड्स इन ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिक मैटर फॉर एनालिसिस. ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं एसिड्स को किसमें, ऑर्गेनिक मैटर में बना सके और फिर उसे क्या कर सके, एनालाइज कर सके. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखा जाए, व्हेन एनालाइजिंग द इनऑर्गेनिक केमिकल कंपोजिशन, जब हम इनऑर्गेनिक केमिकल की कंपोजिशन को एनालाइज करेंगे, सच एज मिनरल्स एंड मेटल्स, क्या हो गए, कोई भी मिनरल्स या फिर मेटल्स हो गए. द टिश्यूज आर बर्न्ड टू फॉर्म ऐश. इसमें हम क्या करते हैं, टिश्यू को जलाते हैं ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, हमारे ऐश में, राख में. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स हीटिंग अ सैंपल ऑफ टिश्यू अंटिल इट कंबस्ट कंप्लीटली. और ये पूरा प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है कि उसमें हीटिंग इन्वॉल्व होती है सैंपल ऑफ टिश्यू में, ताकि वो उसे क्या कर सके, कंबस्ट कर सके पूरी तरीके से. लिविंग बिहाइंड ओनली द इनऑर्गेनिक कंपाउंड एज ऐश. और उसे किस लिए छोड़ा जाता है कि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देख सके और वो किस में कन्वर्ट हो सके, ऐश में, राख में. These methods help scientists understand the chemical makeup of living tissues and provide valuable insights into their biological functions. ये हेल्प करते हैं साइंटिस्ट को ताकि वो समझ सके केमिकल के मेकअप को लिविंग टिश्यूज के अंदर, और उन्हें प्रोवाइड करते हैं एक वैल्यूएबल इंसाइट्स की क्या क्या उसके अंदर बायोलॉजिकल फंक्शंस हो सकते हैं. Amino acids are organic compounds contain an amino group and an acidic group as substitutes on the same carbon, that is the alpha carbon. अमीनो एसिड्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कंटेन करते हैं अमीनो ग्रुप को और एसिडिक ग्रुप को, और ये सब्सटीट्यूट होते हैं सेम उसी के कार्बन के, जैसे अल्फा कार्बन हो गया. हेंस दे आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड्स, और उन्हें ही हम क्या कह सकते हैं, अल्फा अमीनो एसिड. दे आर सब्सटीट्यूटेड मिथेन्स. ये क्या है, सब्सटीट्यूट मिथेन्स है. There are 4 substitute groups occupying the 4 valency positions. ये क्या है, 4 substitute groups हैं जो ऑक्यूपाई करते हैं अपने 4 वैलेंसी की पोजीशन को. These are hydrogen, carboxylic group, amino group and a variable group designed as R group. इनमें कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन हो गया, फिर दूसरा आता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फिर तीसरा आता है अमीनो ग्रुप, फिर चौथा आता है वेरिएबल ग्रुप जो डिजाइन किया जाता है आर ग्रुप के अकॉर्डिंग.
बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप देयर आर मैनी अमीनो एसिड्स। ये सारे नेचर के आर ग्रुप पर डिपेंड होते हैं, बेस्ड होते हैं, और ये बहुत सारे अलग अलग अमीनो एसिड्स को दिखाते हैं। However, those which occurs in protein are only of 20 types। अगर हम देखें कि ये कैसे अकर्स होते हैं, प्रोटीन्स के होते हैं, तो ये सिर्फ 20 ही टाइप्स के होते हैं, 20 तरीके के ही होते हैं। द आर ग्रुप इन दीज protein acids, amino acids could be an hydrogen, the amino acid is called glycine, a methane group align, hydroxylic methyl is serine and etc. 3 of the 20। ये 20 में से 3 बताए गए हैं आर ग्रुप के जो भी एसिड्स हैं, जिसमें पहला है हाइड्रोजन, जिसमें है अमीनो एसिड जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइसाइन कहते हैं। सेकेंड है मिथाइल ग्रुप जिसमें जिसका एग्जाम्पल है एलाइन। देन थर्ड वन इज हाइड्रोक्साइल मिथेल जिसका एग्जाम्पल है सिराइन। और ऐसे और भी बहुत सारे हैं, उन 20 में से कुछ 3 के एग्जाम्पल्स और नाम दे रखे। द केमिकल एंड फिजिकल properties of amino acids are essentially of the amino, carboxylic and the R functional groups। जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं हमारे अमीनो एसिड की, ये क्या करते हैं, एसेंशियल होती हैं हमारे अमीनो, कार्बोक्सिलिक और आर फंक्शनल ग्रुप के लिए। किसके लिए, अमीनो के लिए, कार्बोक्सिलिक के लिए और हमारे आर फंक्शनल ग्रुप के लिए। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स देयर आर एसिडिक। अगर हम देखा जाए नंबर्स ऑफ अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को देखें तो इसमें ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, जैसे ग्लूटामिक एसिड। ये सब आपको एग्जांपल से थोड़े से याद रखने की ज़रूरत है। बेसिकली लाइसिन एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, और बेसिक जो है वो क्या हो गए हमारे लाइसिन्स, या फिर न्यूट्रल में हो गया वेलाइन अमीनो एसिड। सिमिलरली ऐसा ही देखा गया है, देयर आर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। क्या है, जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं वो भी कुछ कुछ सिमिलर इसी के ही जैसे हैं। अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज द आयोजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COH ग्रुप। जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है हमारे अमीनो एसिड की वो क्या है, आयोनाइजेबल नेचर है किसका, NH2 का और COH ग्रुप्स का। इस चैप्टर के अंदर थोड़े से केमिकल कंपाउंड हैं, थोड़ी सी केमिस्ट्री इंक्लूड है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना आप। हेंस इन सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट pH द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंज। जैसे जैसे सॉल्यूशन का pH लेवल चेंज होता रहेगा, ऐसे ऐसे ही उनके स्ट्रक्चर में भी क्या आता रहेगा, उनके स्ट्रक्चर के अमीनो एसिड क्या आते रहेंगे, चेंजेस आते रहेंगे। जितना pH एसिडिक की तरफ जाएगा उतना चेंज, जितना न्यूट्रल होगा उतना चेंज, और जितना बेसिक की तरफ जाएगा उतना चेंज। B इज कॉल्ड टॉनिक फॉर्म। अब देखो यहाँ A, B और C 3 दे रखे हैं, A, B, C। फर्स्ट में क्या दे रखा है, H3 पे पॉजिटिव है और N है। ये किसके साथ बना रहा है, अपना सिंगल बॉन्ड बना रहा है CH के साथ। साथ ही में ऊपर उसका सिंगल बॉन्ड किसके साथ चल रहा है, हमारे R के साथ। और फिर वो सिंगल बॉन्ड किसके साथ बनाकर चल रहा है, COOH के साथ। देन के साथ दूसरा जो B है वो दे रखा है, किसमें क्या है, H3 हो गया, उस पर भी पॉजिटिव है और N है। सेम इक्वेशन है, CH के साथ भी वो सिंगल बॉन्ड से है, R के साथ भी वो सिंगल बॉन्ड से, और COO नेगेटिव के साथ भी वो क्या है, सिंगल बॉन्ड से है। और यहाँ पे अब क्या आ गया, H की, यहाँ पे क्या था, H था, यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, यहाँ से H हट गया। दैट मीन उसने अपने हाइड्रोजन के आयन को क्या कर दिया, लूज कर दिया। देन थर्ड वन क्या है कि हाइड्रोजन अब यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया, और इस पे से पॉजिटिव चार्ज ये वाला भी हट गया, यहाँ पर नहीं है। N के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ CH के साथ वो सिंगल बॉन्ड्स है, R के साथ वो सिंगल बॉन्ड्स है, और COO के साथ भी वो सिंगल बॉन्ड्स है नेगेटिव चार्ज के साथ। अब आता है लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। लिपिड्स क्या है, वो जनरली कैसे पाए जाते हैं, वाटर सॉल्युबल में पाए जाते हैं हाइड्रोजन के साथ। दे कुड बी सिंपली फैटी एसिड, और ये क्या है, ये सिंपली फैटी एसिड भी हो सकते हैं। अ फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड टू एन R ग्रुप। जितने भी हमारे कार्बोक्सिलिक
ग्रुप होंगे वो सब किससे अटैच होते हैं, हमारे आर ग्रुप से। ठीक है, किससे अटैच होंगे वो, हमारे आर ग्रुप से। द आर ग्रुप कुड बी अ मिथाइल CH3 और इथाइल C2H5। जो भी हमारे क्या है मिथाइल ग्रुप है, आर ग्रुप के अंदर जितने भी मिथाइल ग्रुप में वो कौन कौन से हैं हमारे, मिथाइल हो गया CH3 साथ वो सिंगल बॉन्ड से अटैच करेगा, और इथाइल हो गया C2H5। और हायर नंबर में अगर देखा जाए तो CH2 ग्रुप हो गया, जिसमें एक कार्बन से लेके 19 कार्बन तक हम उसके साथ कंबाइन कर सकते हैं। Living organisms have a number of carbon compounds in which heterocyclic rings can be found. लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर देखें तो कार्बन कंपाउंड कैसा होता है, एक रिंग की फॉर्म में होता है। सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजन बेसिस, कुछ से कैसे होते हैं, नाइट्रोजन बेस पर होते हैं, जैसे एडिनी, ग्वेनी, साइटोसाइन, यूरेलिक एंड थाइमाइन। When found attached to a sugar, जब हम इन्हें देखते हैं कि ये किसके साथ अटैच्ड है, शुगर के साथ हैं, they are called nucleosides। तभी नाम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। A phosphate group is also found esterified to the sugar, they are called nucleotides। अगर ये किसी फॉस्फेट के ग्रुप के साथ पाए जाते हैं एस्टरिफाइड, और उसके साथ शुगर भी होती है, तो ये क्या कहलाए जाते हैं, हमारे न्यूक्लियोटाइड्स कहलाए जाते हैं। एडेनसाइंस, ग्लाइसाइंस, थाइमाइडाइंस, यूराइंस एंड साइडाइंस आर न्यूक्लियोसाइड्स। ये सब किसके एग्जांपल्स है, हमारे न्यूक्लियोसाइड्स के एग्जांपल्स है। एडेनिक एसिड्स, थाइमाइडलिक एसिड्स, ग्लाइसाइंस एसिड्स, एंड ये सारे एसिड्स किसके हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के हैं। न्यूक्लिक एसिड्स लाइक DNA, RNA कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली। जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर जो भी DNA और RNA होते हैं वो किसे इंक्लूड करते हैं, या फिर किस जगह उनके अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स सिर्फ। DNA एंड RNA फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल। DNA हो गया, RNA हो गया, इनका क्या फंक्शन होता है, जो भी जेनेटिक मटेरियल तो करते हैं। ये फैट्स एंड ऑयल्स, लिपिड्स, ये लिपिड्स का एक स्ट्रक्चर दिखा दिया कि ये किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। ये शुगर के साथ अटैच्ड है, ये अमीनो एसिड के साथ हैं, ये फॉस्फेट के साथ है, और ये कोलेस्ट्रॉल के साथ है। तो ये आप देख सकते हैं ये किस किस तरीके से उसके साथ अटैच कर रखा है। इन्होंने एक 5-6 हेक्सागन बना रखा है, पेंटागन की फॉर्म में अपने आप को अटैच करके चल रहे हैं सिंगल बॉन्ड के साथ। बहुत कमी में ही है डबल बॉन्ड की, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ P ग्रुप के साथ वो डबल बॉन्ड से आ गया, कार्बन के साथ वो डबल बॉन्ड से आ गया यहाँ पर। बाकी सब में ज़्यादातर ही क्या है, सिंगल बॉन्ड के साथ ही है। होप सो ये स्ट्रक्चर आप सभी समझ आया होगा। अब आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। द मोस्ट existing aspects of chemistry deals with isolating thousands of compounds, small or big, from living organisms, determining their structure and, if possible, synthesizing them. Existing aspects होता है हमारी केमिस्ट्री का, ये डील करता है किसके साथ, थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स के साथ, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, लिविंग हो, नॉन लिविंग, और डिटरमाइन करता है उनके स्ट्रक्चर को और पॉसिबल उनके सिंथेसिस को, कि वो कितने अच्छे से अपने आप को वर्क करवा सकते हैं। इफ वन वर टू मेक अ लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल, अगर कोई एक इनमें बायोमोलिक्यूल की लिस्ट बनाई जाए, सच एज लिस्ट वुड बी थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या होंगे, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, जैसे कि अमीनो एसिड्स और शुगर। क्या क्या इंक्लूड, और शुगर। When one analyzes plant, fungal and microbial cells, one would see thousands of compounds other than these called primary metabolites। जो एक एनालाइज किया जाता है किसी भी प्लांट का, फंगल या फिर माइक्रोबायोलॉजिकल सेल से, तो वो जो भी देखे जाएंगे उसमें थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स, वो सब क्या होंगे, हमारे प्राइमरी मेटाबॉलिट्स होंगे। जैसे उसके अंदर क्या क्या आ सकता है, हमारा रबर आ सकता है, एल्कलॉइड आ सकते हैं, या फिर कुछ एसेंशियल्स ऑयल आ सकते हैं, या फिर
एंटीबायोटिक्स आ सकते हैं, कलर्ड पिगमेंट्स हो गए, उनकी स्पीसीज हो गई, गम्स हो गई, ये सारी क्या है? प्राइमरी कंपोजिशन, प्राइमरी मेटाबॉलिट्स। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स। इन सबको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी। मतलब जो भी हम माइक्रोबायोलॉजिकल सेल के अंदर किसी भी प्लांट के अंदर एनालाइज करेंगे वो क्या है? हमारा प्राइमरी मेटाबॉलिज्म। जो जो वो फंक्शन दिखाएगा, जैसे रबर, उसके अंदर जितने भी ज़रूरी ऑयल्स हैं वो, या फिर उसके कलर पिगमेंट, उन स्पीसीज, वो सब क्या होते हैं? हमारे सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स होते हैं। When primary metabolites have identifiable functions and play known roles in normal physiological processes. जो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म मध्ये आइडेंटिफाई किए जाते हैं उनके और प्ले करते हैं एक रोल को, जो कि क्या है? नॉर्मली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। We do not at the moment understand the role of functions of all the secondary metabolites in organism. ये हम नहीं समझ सकते किसको? सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म को किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। समय रिलीज होते हैं, इस क्या है? अपने होस्ट के अंदर ही रहती हैं, ठीक है? वो बॉडी के हेड पर ही रहती है, उनके हेयर्स के अंदर, और वहीं से अपने फूड तक करती हैं। तो वो सेकेंडरी मेटाबॉलिक कैरेक्टर्स उनके अंदर विजिबल नहीं होंगे। सम सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, अब यहाँ पे कुछ सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म दे दिए, जिसमें पिग के नाम बता दिए, एल्कोलॉइड्स के नाम बता दिए, टर्पेनॉइड्स के नाम बता दिए, एसेंशियल ऑयल के नाम बता दिए, जैसे लेमन ग्रास ऑयल, ये क्या है? हमारे एसेंशियल ऑयल है, ज़रूरी ऑयल है। टॉक्सिस, लेटेक्स, ड्रग्स और पॉलीमेरिक सब्सटेंस, रबर, गम, सेलुलोज, ये सब इनके कैटेगरीज के साथ साथ उनके नाम यहाँ पर बता दिए गए। अब आते हैं हमारा बायोमोलिक्यूल। हमारे बायोमोलिक्यूल, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, सॉरी बायोमोलिक्यूल्स पढ़ चुके हैं, बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स, ये क्या होता है? देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड्स एसिड सॉल्युबल पूल। इसका भी जो कॉमन फीचर पाया गया वो क्या पाया गया? कि ये कंपाउंड कहाँ पर पाए जाते हैं? एसिड के सॉल्युबल पूल के अंदर। दे हैव मॉलिक्यूलर वेट, के अंदर कुछ मॉलिक्यूलर वेट होता है, वजन होता है, ranging from 18 to अराउंड 800 डेल्टन डी अप्रोक्सीमेटली। ये याद करना है कि इसका वेट किस फॉर्म में होगा? डेल्टन में, डी। और इसमें क्या है? 18 से लेकर 800 डेल्टन्स के आसपास का वेट हो सकता है उन मॉलिक्यूल के अंदर। द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन हैज ओनली 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस है वो सिर्फ 4 टाइप के ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दिखाते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीस्टराइड्स एंड लिपिड्स। यही 4 तरीके के एसिड्स को वो शो करते हैं वहाँ पर। These classes of compounds, with the exceptions of lipids, have molecular weights in the ranking of 10,000 Dalton and above. एक जो एक्सेप्शन केस है इन कंपाउंड के अंदर वो किसका है? लिपिड्स का है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ही कितना साउंड करता है? 10,000 डेल्टन। मतलब नॉर्मली जो हमने अभी तक ऊपर वाली लाइन में पढ़ा कि वो कितने इन मॉलिक्यूल दिखाएगा? 18 से लेके 800 डेल्टन तक। लेकिन जो हमारा लिपिड्स है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 1000 डेल्टन है, मतलब उनके एवरेज से ज़्यादा है। For this very reasons, biomolecules, that is chemical compounds found in living organisms, are of 2 types. इन्हीं वजह से, इन्हीं अलग अलग रीजंस की वजह से जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो, जैसे कि केमिकल कंपाउंड्स हो गए, ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 तरीके से पाए जाते हैं। वन, दोज विच हैव मॉलिक्यूलर वेट less than 1000 Dalton and are usually referred to as micromolecules. जो पहला है वो क्या है? कंपाउंड्स का या फिर उन मॉलिक्यूल्स का जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डेल्टन से कम का है। एक कैटेगरी वो हो गई जिसमें उनका वेट कितना है? कम का है, जिसे हम क्या कहेंगे? माइक्रोमोलिक्यूल्स कहेंगे। और simply biomolecules, while thousands which are found in the acid insoluble fractions are called macromolecules और biomacromolecules, और जिनमें वो
800 से या फिर 1000 से ज़्यादा क्या होंगे डेल्टन के बायोमोलिक्यूल्स का वेट, वो क्या कहलाएगा हमारा मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे, मतलब या फिर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे, जिनका वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है 1000 से कम का है, वो क्या कहलाएंगे हमारे माइक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। लेकिन जिनका वेट 1000 डेल्टन से ज़्यादा का है वो क्या कहलाएंगे हमारे मैक्रो बायोमोलिक्यूल। The molecules in the insoluble fraction with the exception of lipids are polymeric substance। जो फ्रैक्शन के एक मॉलिक्यूल का एक्सेप्शन देखा गया लिपिड्स में कि जो उसके अंदर इंसॉल्युबल फ्रैक्शंस होते हैं वो लिपिड्स के कैसे होंगे, पॉलीमेरिक सब्सटेंस की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। The acid soluble pool represent roughly the cytoplasmic composition। जो एसिडिक soluble pool है वो एक रफली रिप्रेजेंट करता है किसे, हमारे साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को। The macromolecules from cytoplasm and organelles become the acid insoluble fraction। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गए ये, जैसे कि साइटोप्लाज्म हो गए, ये क्या करते हैं ऑर्गेनेल्स को क्या करते हैं सॉलिड एसिड के इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस के अंदर लाते हैं। Together they represent in the entire chemical compositions of living tissues or organisms। इन सबको एक साथ ही रिप्रेजेंट करना सारे केमिकल कंपोजिशन को किसी लिविंग टिश्यू के या फिर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये क्या एक खुद में ही बहुत बड़ा चैलेंज है कि सारे ही केमिकल कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करना लिविंग टिश्यू या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। In the summary, if we represent the chemical composition of living tissue from abundance point of view and arrange them class-wise, we observe that water is most abundant chemical in living organism। अब ये एक समरी दे दी जिसमें रिप्रेजेंट कर दिए सारे केमिकल कंपोजिशन हमारे लिविंग टिश्यू के, जिसमें देखा गया है एक पॉइंट आया कि इन सबको क्या क्लास वाइज अरेंज कर दिया, सीरीज वाइज अरेंज कर दिया, और देखा गया है कि वाटर का जो केमिकल कंपोजिशन है वो सबसे ज़्यादा पाया गया हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। देख लेते हैं कैसे। ये सारे क्या हो गए हमारे कंपोनेंट्स हो गए, और ये क्या है उनके परसेंटेज दे रखे हैं उनके सेलुलर मास के अकॉर्डिंग। तो इसमें वाटर का कितना है 70 to 90, प्रोटीन्स का कितना है 10 to 15, कार्बोहाइड्रेट्स का कितना है 3, लिपिड्स का कितना है 2, न्यूक्लिक एसिड का कितना है 5 to 7, और आयंस कितने हैं 1। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो क्या है सेलुलर मास है वो किसके अंदर है, हमारे वाटर के अंदर है 70 to 90%। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है, दे आर लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये क्या है, एक लीनियर चेन है किसकी, अमीनो एसिड्स की, जो किससे लिंक करती है हमारे पेप्टाइड्स बॉन्ड से। ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एसिड। हर एक प्रोटीन है किसका, पॉलीमर का, वो किससे बना है अमीनो एसिड से। एज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं, जैसे कि एलाइन, सेट्सलाइन, प्रोलाइन और भी बहुत सारे हैं। A protein is a heteropolymer and not a homopolymer। जो प्रोटीन है वो क्या है हेट्रोपॉलीमर ना कि होमोपॉलीमर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि जो हमारा प्रोटीन है वो क्या है हेट्रोपॉलीमर है ना कि होमोपॉलीमर। A homopolymer has only one type of monomer repeating n numbers of times। तो होमोपॉलीमर वो क्या होते हैं जिसमें मोनोमर जो होता है वो रिपीट होता है n टाइम्स, मतलब कोई गिनती नहीं है कि वो n टाइम्स कितनी बार रिपीट हो जाएगा। दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द अमीनो एसिड कंटेन्स इज इम्पॉर्टेंट एज लेटर in our nutrition lesson you will learn that certain amino acids are essential for our health and they have to be supplied through our diet। जो भी इसके आगे के अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन है जो हमारा न्यूट्रिशन चैप्टर आएगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें अपने खाने से मिलता है और कैसे ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हो। डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्सेज ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और जो डाइटरी प्रोटीन्स होते हैं ये सब किसका सोर्स होते हैं, हमारे अमीनो
Proteins carry out many functions in living organisms. Some transport nutrients across cell membranes, some fight infectious organisms, hormones, some are enzymes and etc. प्रोटीन्स क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं. जैसे क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो किसी न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और क्या अपने कुछ फाइटिंग ऑर्गेनिज्म से क्या कर रहे हैं, इन्फेक्शन से उसे लड़ा रहे हैं, उसे ताकत प्रोवाइड कर रहे हैं. और कुछ हार्मोन्स के लिए भी ये ज़रूरी होते हैं, और कुछ एंजाइम्स में भी प्रोटीन्स का यूज़ होता है, ये उसके लिए भी ज़रूरी होते हैं. नेक्स्ट आता है पॉलीसैक्राइड्स. ये देख लेते हैं ये क्या टॉपिक है हमारा. द एसिड इनसॉल्युबल पैलेट also has this carbohydrates as another class of macromolecules. These are long of sugar. ये एसिड इनसॉल्युबल पैलेट्स होते हैं जो किसके होते हैं, पॉलीसेराइड्स के, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट्स होते हैं. और ये अनदर क्लास में देखे जाए तो ये क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं. मैक्रोमोलिक्यूल्स जिनका 1000 से ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है. ये क्या होते हैं, एक लॉन्ग चेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, किसके साथ, हमारे शुगर के साथ. फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. सेलुलोज इज अ पॉलीमरिक polysaccharides consist of only one type of monosaccharides, that is glucose. एग्जाम्पल क्या लिया गया है, सेलुलोज है, वो क्या है, पॉलीमरिक पॉलीसैक्राइड्स है जो कंसिस्ट करता है एक टाइप का मोनोस्टैटिक, जैसे क्या कहा जाता है, ग्लूकोज. सेलुलोज इज अ होमोपॉलीमर. सेलुलोज क्या है, होमोपॉलीमर है. Starch is a variant of this but present as a storehouse of energy. स्टार्च है वो इसी का ही वेरिएंट है, वेरिएशन है एक, लेकिन में क्या प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, स्टोर करता है हमारी एनर्जी को किसी भी प्लांट टिश्यू के अंदर. एनिमल्स हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइसोजिन. एनिमल्स के अंदर भी ऐसा वेरिएंट होता है जिसका नाम क्या है, ग्लाइसोजिन है. प्लांट टिश्यू में क्या है उसका नाम, स्टार्च. और एनिमल टिश्यू में क्या है उसका नाम, ग्लाइसोजिन. इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज इन अ पॉलीक्रोमेट्स चेन. से ग्लूकोज द राइट एंड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड द नॉन रिड्यूसिंग एंड. जो उस चेन का राइट एंड होगा वो क्या होगा, हमारा एंड होगा, रिड्यूसिंग होगा, रिड्यूसिंग एंड होगा. और जो हमारा लेफ्ट एंड होगा वो क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग एंड होगा. मतलब राइट वाला रिड्यूसिंग एंड और लेफ्ट वाला नॉन रिड्यूसिंग एंड. इट हैज ब्रांचेस एज शोन इन द फॉर्म ऑफ अ कार्टून. और इसकी भी ऐसी ब्रांचेस होती हैं जैसे हमारे कार्टून्स के अंदर दिखाई जाती हैं. प्लांट सेल वॉल्स आर मेड ऑफ सेलुलोज. प्लांट सेल की जो वॉल है वो कैसे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है. पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेलुलोसिक. जो पेपर मतलब कागज जो होता है वो भी प्लांट के पल्प से, मतलब उसके लिक्विड से बनता है. और जो कॉटन फाइबर होते हैं वो कैसे बनते हैं, ये सेलुलोसिक से. देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीक्रोमाइड्स इन नेचर. बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पॉलीक्रोमाइड्स हमारे नेचर हैं. दे हैव एज बिल्डिंग ब्लॉक्स अमीनो शुगर्स एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर. ये क्या करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, अमीनो शुगर्स होते हैं, और इनके अंदर केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स होती हैं. जैसे एक डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है पोर्शन किसका, हमारे ग्लाइसोजिन का, ग्लाइसोजिन. ये देखो पहला ये रहा, एक एटम यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर ऐसे ही यहाँ पे, बस हम तरीके से बॉन्ड बना. यहाँ पे किससे अटैच है, ओ एच से. यहाँ पे CH2OH से अटैच है, ऐसे यहाँ पे CH2. अब आता है न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड क्या है, the other type of macromolecule that one would find in the acid insoluble fraction of any living tissue is the nucleic acid. other types के macromolecules होते हैं जो फाइंड किए जाते हैं एसिडिक insoluble fraction, किसी भी लिविंग टिश्यू हम क्या कहते हैं, हमारे न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं. these are
पॉलीन्यूक्लियोइड्स, और इन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोइड्स कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड हैज 3 केमिकल डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स, और जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं 3 केमिकली अलग अलग होते हैं। वन इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, पहले क्या है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, दूसरा है कैरोइड, और तीसरा है फॉस्फोरिक एसिड्स या फिर फॉस्फेट। ये तीनों याद रखने। वन इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, सेकंड इज कैरोइड्स, और थर्ड वन इज फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट। द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स nucleic acids are the nitrogen base named adenine, guanine, relic, cytosines and thymine। जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं ये न्यूक्लिक एसिड्स के क्या होते हैं? ये नाइट्रोजन पर होते हैं, जिसके हैं कुछ एडिनाइन, गुआनाइन, साइक्लिक, साइटोसाइन, थाइमाइन। एडेनाइन and guanine are substituted purines while the rest are substituted pyrimidine। एडेनाइन और गुआनाइन क्या है? सब्सटीट्यूट्स है हमारे प्यूराइन, और जो क्या है? सब्सटीट्यूट है हमारे पायरिमिडाइड्स। न्यूक्लिक एसिड्स कंटेन डीऑक्सीरिबोज इज कॉल्ड डीऑक्सीरिबोलिक न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक होते हैं कंटेन करते हैं डीऑक्सीराइबोस को, जो कि क्या कहलाते हैं? हमारे डीऑक्सीराइबोलिक न्यूक्लिक एसिड, जिन्हें हम डीएनए भी कहते हैं। while that which contains ribose is called ribonucleic acid RNA। और उनके अंदर कुछ में क्या होते हैं? राइबोन्स प्रेजेंट्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब RNA। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। हमारे प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है? ठीक है, अभी तक हमने के बारे में पढ़ा, अब हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। प्रोटीन as mentioned earlier as a heteropolymer contains string of amino acids। जो प्रोटीन्स है वो क्या क्या है? मेंशन किया गया है पहले से ही कि वो क्या है? हेट्रोपॉलीमर्स है जो कंटेन करते हैं स्ट्रिंग्स को, इसकी अमीनो एसिड्स की। स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मींस डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कंटेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स पेयर्स का क्या मतलब है? कि डिफरेंट थिंग्स होती है हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंटेक्ट्स के अंदर की। अब आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो चुकी है और चैप्टर पूरा 2 पार्ट्स में आपको अच्छे से समझ आएगा, इसीलिए हम इस वीडियो को, इस पार्ट को यहीं पर रोकते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में अपने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और बचे हुए टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल SD की क्लासेस को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें।